हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो दोस्तों, हमने आपको बोला था कि इस बार हम कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर के सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40+ का। 40+ का टारगेट रहेगा। अगर 40+ आप सही करते हैं तो कम आपकी तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, जो लोग आर्मी की तैयारियों में लगे हैं, जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, एक एक शेयर जरूर करिएगा। और पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज का ये मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। चलिए, आर्मी एग्ज़ाम मॉडल पेपर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए 23 मार्च, बी 30 जनवरी, सी 2 अक्टूबर और डी 10 दिसंबर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा, 2 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। उस दिन हम अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अब जो है हमारा 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। और दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, VIQ मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपके सामने है स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा और डी पेरिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। और तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? बताइए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और सी डी शाहजहां। दोबारा पढ़ देता हूँ। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अकबर। अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1739, बी 1707, सी 1761 और डी 1757। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लिखा है मैंने VIQ। सही आंसर है आपका 1761। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। चलिए, ये रहा 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और डी इंदिरा गांधी। दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप के रूप में जाना जाता है? था ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और डी इंदिरा गांधी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? मुझे लगता है सबको ये आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देते जाइएगा। भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? और ऑप्शन देखिए दे रखा है। ए नागपुर, बी मुंबई, सी नई दिल्ली और डी नासिक। तो
देवास नासिक में ये छापा जाता है, जो है नोट प्रिंटिंग का कार्य होता है नासिक में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए राज्यपाल, बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है। ए बेतवा, बी नर्मदा, सी महानदी और डी गोदावरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी नर्मदा। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है। ए लोकसभा, बी विधानसभा और सी राज्यसभा और डी विधानसभा। दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, सी राज्यसभा और डी विधानसभा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के रूप में जाना जाता है ऊपरी सदन को। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 और 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं। बताइए दोस्तों कौन है? ए महात्मा गांधी, बी तारा अली बेग, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी गोविंद वल्लभ पंत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वें की तरफ। ये रहा 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? ऑप्शन से रखे हैं सामने। ए पेले, बी वीनस विलियम्स, सी माराडोना और डी सेरेना विलियम्स। तो सही आंसर है ए पेले। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती और डी ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर है ए राजा राम मोहन राय। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 12वें पे चलते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13वें नंबर का। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पामीर पर्वत, बी एवरेस्ट पर्वत, सी शिवालिक पर्वत श्रृंखला और डी आल्पस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पामीर पर्वत। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। सही आंसर है पामीर पर्वत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें पे। 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गेटवे ऑफ इंडिया में डैश स्थित है। मतलब बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कौन से शहर में है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी बेंगलुरु। तो सही आंसर है आपका सी मुंबई में स्थित है। यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें की तरफ। 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन देख रखे हैं। ए चुनाव आयोग,
बी संघ लोक सेवा आयोग, सी संसद और डी परिसीमन आयोग। तो सही आंसर होगा आपका ए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग करवाता है लोकसभा चुनाव भारत में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16वें पे। निम्नलिखित में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? थोड़ा सा साइंस का ऑप्शन आने लगा, तो साइंस के क्वेश्चंस आने लगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए लिखा है मैंने VIQ। ऑप्शन दे रखा है, ए लोहा, बी निकेल, सी कोबाल्ट और डी टीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। टीन यानी कि गैर चुंबकीय पदार्थ, जिसमें चुंबक का पदार्थ नहीं होता, इस चुंबक से चिपकता नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पे, और 17वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आवृत्ति की माप डैश है। बताइए क्या है? आवृत्ति की माप क्या है? मुझे लगता है सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मीटर, बी सेकेंड, सी हर्ट्ज, डी न्यूटन मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज में आवृत्ति की माप की जाती है। चलिए 18वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए कमी, बी गैल्वनीकरण, सी अवशोषण और डी संक्षारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। बढ़ते हैं 19वें नंबर के प्रश्न पर। मानव रक्त का लाल रंग के कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त लाल रंग क्यों होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए मायोग्लोबिन, सी इम्यूनोग्लोबुलिन और डी हेप्टोग्लोबिन और डी हीमोग्लोबिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें की तरफ, और 20वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वायुमंडल में बादल डैश 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 के कारण तैरते हैं। और बताइए दोस्तों किस कारण से तैरते हैं? ऑप्शन दे रखा है, ए कम तापमान, बी निम्न श्यानता, सी कम दबाव और डी कम घनत्व। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी कम घनत्व। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वें पे। 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मछली डैश के माध्यम से सांस लेती है, यानी मछली बताइए किस माध्यम से सांस लेती है? ऑप्शन आपके सामने है, फेफड़ों, गलफड़ा, आँख, त्वचा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी गलफड़ा, यानी फेफड़े के पास इसका गलफड़ा होता है, वहीं से ये सांस लेती है। आपने मछली देखी है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये करेक्ट है ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर के प्रश्न पे, और 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक अश्वशक्ति इक्वल टू कितना वाट? ऑप्शन ए 546, बी 746, सी 846 और डी 648। तो सही आंसर हो जाएगा बी 746। एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति। चलिए 23वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन ए क्या क्या शामिल है? देखिए ऑप्शन दे रखा है, ए इथेन और प्रोपेन, बी मीथेन और ब्यूटेन, सी इथेन और ब्यूटेन और डी प्रोपेन और ब्यूटेन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें मुख्य रूप से शामिल है प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG हमारा घरेलू सिलेंडर होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24वें पे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए 14%, बी 7%, सी 1% और डी 90%।
दोबारा पढ़ देता हूँ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा डैश है। ए 14%, बी 7%, सी 1% और डी 90%। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 7%। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। मानव शरीर में पूरे शरीर का 7% हमारा रक्त होता है। चलिए 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है, बताइए किस में बदल जाता है। ऑप्शन ए शर्करा, बी सुक्रोज, सी वसा और डी एमिनो एसिड। तो सही आंसर है एमिनो एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26वें पे। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए फेफड़े, बी वृक्क, सी त्वचा और डी हृदय। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए फेफड़े। श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग फेफड़े ही होते हैं। चलिए 27वें नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। जीवन की मूल इकाई डैश है, बताइए क्या है। ए अंग, बी आर्गेनेल, सी उत्तक और डी सेल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सेल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। जीवन की मूल इकाई डैश सेल है। सेल से ही हमारा जीवन बना होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28वें पे। टाइफाइड डैश डैश के कारण होता है, बताइए किसके कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु और डी प्रोटीन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जीवाणु। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। टाइफाइड जीवाणुओं के कारण होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29वें पे। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को डैश कहा जाता है, बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। जो पागल को कुत्ता काट ले तो कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने है। ए डेंगू बुखार, बी हैजा, सी मलेरिया और डी रेबीज। तो दोस्तों बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। रेबीज, कुत्ते के काटने से होने वाले रोग को कहते हैं रेबीज। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30वें पे। और 30वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ए पौधों की जड़ों में, बी पौधों के हरे हिस्से, सी पौधों की तने और डी पौधों के सभी भागों। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पौधे के हरे हिस्से में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31वें पे। अब यहाँ से हमारा मैथ का आ गया। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उस कार्य को 20 दिन में और बी और सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो एक साथ कार्य करने पर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन ए 15 दिन, बी 5 दिन, सी 20 दिन और डी 10 दिन। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिखने में बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम में निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम हम निकालेंगे 12 दिन का, ठीक है, 15 दिन का, 20 दिन का, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम निकल जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 2, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5, अब 3, यहाँ हो जाएगा 1, ये 3 5 15 और ये 5, अब 5, तो ये कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 25 60, यानी एलसीएम निकल के आएगा 60। 12 दिन, 20 दिन और 15 दिन का एलसीएम निकल के आएगा 60, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 60 निकल के आएगा क्योंकि इन लोगों का एक दिन का कार्य है 12। ए और बी एक दिन का कार्य है 12, इनका है 20
1/20 और BOC का 1/15 तो 60। तो अब क्या करेंगे हम, नीचे 60 और 12 से हम करेंगे तो 12 पच्चे 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौको 60। तो 5 3 8 4 12 कुल हो गया 12/60। तो 12 एकन्ने 12, 12 पच्चे 60 तो हो जाएगा 5, 1/5। तो क्या हो जाएगा, 1/5 कार्य एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे तो कहाँ पे हैं, दो बार सब आ रहे हैं, A + B, ठीक है, +B + C और C + A ऐसे है। देखिए A + B, C + A और B + C ऐसे है। तो तीनों दो बार आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 × 2, 1/5 आ रहा था हमारा, 1/5 आ रहा था तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10। 5 × 5 × 2 = 10। तो सही हो जाएगा, 10 दिन में ये कार्य को मिलके पूरा कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम 32वां। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहले देख लीजिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी 88 किलोमीटर तय करें, 4000 चक्कर लगाता है। तो क्या हो जाएगा, एक चक्कर तय करने में 88 × 1000 तो भागा 4000। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि आपका क्या हो जाए, एक चक्कर तय करने में उसको 22 मीटर लगता है। 22 मीटर कितना, इसका मतलब कि पहिए की जो परिधि हो जाएगी वो 22 मीटर की है। और मान लीजिए पहिए की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या हमारे पास r मीटर हमने मान लिया। तब क्या हो जाएगा, तब होगा, त्रिज्या का होता है 2πr, तो हो जाएगा 22 = 2 × 22/7, पाई का मान होता है 22/7 × r। ठीक है, तो r = 22 × 7/44, तो हो जाएगा 7/2 मीटर। 7/2 यानी कि इसको हम डिवाइडेड बाई करेंगे तो 3.5 मीटर। तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 मीटर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। बस के एक पहिए की त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। इसे 66 किलोमीटर घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। तो बस की चाल हो जाएगी, देखिए बस की चाल हो जाएगी 66 × 1000 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 60 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1100 मीटर, ये कट जाएगा, 6 × 6। ठीक है, 1100 मीटर हमारा हो जाएगा। 1100 मीटर प्रति मिनट ये चलेगा। तो पहिए की हमको परिधि निकालनी है, तो 2 × 22/7 यानी 2πr, तो हो जाएगा 70। r दिया है 70, त्रिज्या हमारे पास 70, तो काट दीजिए, 7 × 7 कट गया 10। अब हो जाएगा ये 22 दूनी 44 और 10 440 सेंटीमीटर। तो 440 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे 10 हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा 5, 22/5। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगा 22/5। तो 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या हो जाएगा ये उलट जाएगा 1100
गुणे 5/22, यानी कि टोटल हो जाएगा 250। 11 एक 11, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50। 50 गुणे 5 यानी 250। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 250। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 34वें की तरफ। एक कार्यशाला में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1900 रुपया प्रति माह है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए 20 कर्मचारी थे और उनका 1900 रुपये औसत वेतन था। तो 1900 गुणे 20 यानी कि 19 दूनी 38, तो कुल हो गया 38,000। ये तीनों जीरो लगा देंगे तो 38,000, यानी 20 कर्मचारियों का वेतन मिला के उनके पास हो रहा था 38,000। अब प्रबंधक को जोड़ा गया तो 2000 हो गया, तो 20 पहले से थे, प्रबंधक मिला के 21 हो गए। ठीक है, 21 हो गए और उनका औसत आ रहा था 2000। तो 21 दूनी कितना होता है 42,000। तो 42,000 और माइनस 38,000 इक्वल टू कितना 4000। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 4000। प्रबंधक जी का वेतन हो गया 4000। 20 कर्मचारियों का 19 दूनी 38,000 और प्रबंधक जी का मिला के होता है 42,000। तो 42 माइनस 38,000 तो 4000 प्रबंधक जी का वेतन है। चलिए 35वें नंबर का प्रश्न देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9.7 सेंटीमीटर है। 9.9 समानुपाती 7 है। जिसकी परिमिति कितनी है बताइए। माना लंबाई 9x तथा चौड़ाई 7x। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब होगा 9x इंटू 7x इक्वल टू 252। तब क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63, x स्क्वायर इक्वल टू 9 सत्ते 63, तो 252/63, तो 4। x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2, x इक्वल टू 2। तब लंबाई हमारे पास हो जाएगा 9 दूनी 18 और चौड़ाई 7 दूनी 14। ये हो जाए 9 इंटू 2 और ये हो जाएगा 7 इंटू 2, 18 और ये हो जाएगा 14। अब निकालना क्या है हमें, परिमिति। तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 इंटू यल प्लस बी, तो 2 गुणे 18 प्लस 14, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 4 12, 12 10 32, 2 इंटू 32, तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36वें की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसको हमको निकालने के लिए देखिए एक डायग्राम हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये हमारा। तो ए बी सी डी में बी सी क्या है, बी और सी कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर। ए सी 26, ये हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा हमारा 26, बी और सी क्या हो जाएगा 10, बी और सी ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 और विकर्ण हमारा 26। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 26 प्लस 10 और एक ब्रैकेट में 26 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 36 गुणे 16। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 36 गुणे 16, तो ए बी इक्वल टू 6 इंटू 4। ये हो जाएगा 6 के 36, ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो 6 गुणे 4 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सही आंसर आपका, ये तो आपका निकल के आ गया लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब परिमिति हमें निकालना है, तो परिमिति निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2l प्लस b, यानी 2 गुणे 24 और प्लस 10। ठीक है, तो 24 10 34, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे 37वां। एक वृत्त की त्रिज्या है 28 मीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमें पता होता है, हम उससे सॉल्व करते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। ये हो जाएगा 28 गुणे 28 टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान नहीं है हमारे पास है, ये हो जाएगा 7 चौको 28, कट गया। अब 22 गुणे 4 गुणे 28, तो हो जाएगा आपका आंसर 22 गुणे 4 गुणे 28। सही आंसर हो जाएगा 2464 वर्ग मीटर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 2464 वर्ग मीटर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38वें की तरफ। 38वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रशांत को एक वस्तु 6800 रुपये में बेचने पर 75% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखिए 6800 रुपये में बेचा तो 75% की हानि, यानी कि 25 पे बेचा होगा, तो 6800 भागा 25 तो हो जाएगा 272। तो 1% की वैल्यू हो गई 272। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 272 में 2 जीरो जोड़ दीजिए, 27,200। सही आंसर हो जाएगा 27,200, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 27,200। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 39वें नंबर के प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए। 39, 41, 43, 45, तो हो जाएगा आपका 47। यानी उसमें हर डिजिट में आपका +2 ऐड हो रहा है, +2। देखिए 39 2 41, 41 2 43, 43 2 45, तो 45 2 क्या हो जाएगा 47। चलिए 40वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं, और 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाकर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो पूर्ण वर्ग चेक कर लीजिए, क्या 175 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं। इसके नियर बाई, तो देखिए इसके नियर बाई होता है 13 गुणे 13। ठीक है, 3 त्रिके 9, 3 एकन्ने 3, 1 तिहाई 3 और 1 एकन्ने 1, यानी कि वो 6 9 169 होता है। 169, तो 13 एक पूर्ण वर्ग है, 13 एक पूर्ण वर्ग है, और 175 और माइनस 169 कर लीजिए, तो कितना बचेगा आपका? बच जाएगा 6, बाकी सब कट जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 6। छोटी से छोटी संख्या यानी 6 घटा दीजिए तो आपका 169 निकल के आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 41वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, और 41वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि होने पर 17 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है?
देखिए 5 की वृद्धि होती है और स्वयं की वृद्धि होती है। तो पहले तो देखिए 17 में से 5 घटा दीजिए तो हो गया 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए तो हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। सही आंसर है 6। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका, 6 प्लस स्वयं बोला है, संख्या में स्वयं, 6 प्लस 6 और 5 जोड़ दीजिए प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 17। तो निकालने का तरीका क्या है, 17 में से 5 घटाया और 12 आया, उसमें से 2 का भाग दे दिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 42वें नंबर के प्रश्न पे। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसको सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 को कर देंगे गुणा 18/5, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी हो गया इसका। 3 घंटा 20 मिनट चला, 1 घंटे में अगर 18 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में 18 3 54 चलेगा, और 20 मिनट में आपका जान लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 घंटे को भी 3 घंटे 20 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/3, ठीक है। तो अब कर लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, इंटू 10, 18 गुणे 10/3, 3 छक्के 18, 10 छक्के 60, कुल चला 60 किलोमीटर। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए 1 घंटे में चला 18, तो 3 घंटे में चलेगा 18 3 54। अब 20 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भागा, अगर 1 घंटे में हम 60 मिनट होते हैं तो 60 में 20 का भाग दे दीजिए, 20 3 60, यानी तीसरा भाग। तो आप इसका भी 18 में भी 3 का भाग दे दीजिए, 3 छक्के 18, तो कितना हो जाएगा 54 और प्लस 6, ये निकल के 54 प्लस 6 तो 60। दोनों तरीका वही है, 60 किलोमीटर वो चला, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43वें। एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। यदि कुल लड़कियां 255 हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 70% छात्र लड़के हैं तो बचा हुआ 30% लड़कियां होंगी। लड़कियों का वैल्यू है 255, यानी 255 लड़कियां हैं, तो 30% की वैल्यू दे रखा है कितना 255। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 255 भागा 30। तो 255 भागा 30 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 8 24 और 30 बचे 150, तो ये आपका हो जाएगा 8.5। 8.5 हो गया। अब 1% की वैल्यू हमको मिल गई, 1% की वैल्यू मिल गई 8.5। तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 850। अब 850 माइनस 255 कर दीजिए तो हो जाएगा 595। सही आंसर है ऑप्शन ए, लड़कों की संख्या 595। चलिए 44वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, और 44वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। इनका हमें एलसीएम निकाल देना पड़ेगा। देखिए 3 4 5 6 और 8, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, 2 का 3 यहीं रहेगा, 2 दूनी 4, 5 यहीं रहेगा, 2 3 6 4, ठीक है। फिर हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 यहीं रहेगा, 5 यहीं रहेगा, 3, फिर 2, ये 2 उड़ जाएगा, फिर 3 3 और 3 उड़ जाएंगे, फिर 5, ये 5। तो 2 गुणे 2 गुणे
हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो अब एक एक कर लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60 और 60 का हम स्क्वायर कर देंगे, 6 की 36 यानी 3600। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3600। ये 3600 है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्णतया इनसे विभक्त हो जाएगा 3 4 5 6 8 से, 3 4 5 6 8। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45वें पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल हो। इसमें हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे ऑप्शन ले करके। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 23 है। तो 23 से टेस्ट कर लीजिए। देखिए 30 में हम भाग देंगे अगर 23 का, तो 23 51 23, 23 बचा कितना 7। ठीक है, उसी तरह 53 में भाग दे लीजिए 23 का, 23 दूनी 46, बचा कितना 7। तो दोनों में आ रहा है 7, समान शेषफल हमें लाना है। ठीक है, अब 99 में भाग दे लीजिए किसका, 23 का, 23 दूनी 46 और 46, तो आपका हो जाएगा ये। अब 99 में टेस्ट करना है तो 23 गुणे 4 कर लीजिए 92, इसमें भी बचा 7, तीनों में कितना बच रहा है 7, समान शेषफल 7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। ऑप्शन चारों में सबसे बड़ी है 23, तो हमने टेस्ट किया किससे, चेक करना शुरू किया 23 से, ऑप्शन निकल के आ गया। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन सही चेक करना है। चलिए बढ़ना है हमें 46वें नंबर के प्रश्न पे। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है। संख्याओं का क्रम क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, दूसरी जो है पहली का 3 गुना। अब इसमें देखिए दूसरी जो है पहली का 3 गुना कौन है, तो दूसरा देखिए 27 है, पहली से 3 गुना है 9 3 27। ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या बोला, तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी। तीसरी संख्या कितना है 45 और पहली का कितना है 5 गुना, 9 5 45। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 27 और 45। चलिए बढ़ते हैं 47वें नंबर के प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में लुप्त संख्या भरिए। देखिए 1 9 25 49 डैश। तो ये कुछ है नहीं दोस्तों, ये है विषम संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखिए 1 एकन्ने 1, 3 त्रिके 9, 5 पचे 25, 7 सत्ते 49, 9 नवा 81। तो सही आंसर है 81। जिन लोगों ने मार्क किया होगा 81, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी 81 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48वें। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला। चलिए देखते हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, तो ये चला पूरब की ओर 1 किलोमीटर। कितना चला, 1 किलोमीटर चला पूरब। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है।
तो ये 9 चला। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो शुरुआत उसकी यहाँ थी, यहाँ से वो 5 इधर और 9 इधर, तो हो जाएगा आपका सही आंसर वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है अपने शुरुआती बिंदु से। 49वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि PALE को 2134 के रूप में कोडित किया गया, अर्थ को 41590 के रूप में कोडित किया गया, तो पर्ल को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए, पर्ल में वही करना है जो सब में से चुन के रख लेना है। चुन के कैसे रखेंगे? देखिए, P का हमारे पास दे रखा है क्या? P का हमारे पास है 2, E का हमारे पास है 4, E हमने यहाँ से लिया, E का पहला अक्षर 4, ठीक है। A का हमारे पास दे रखा है 1, देखिए P के बाद A और यहाँ पे भी A एक ही है, ठीक है। तो A का हमारे पास मिल गया, PAE मिल गया। R का हमारे पास क्या है? 5 और L का हमारे पास क्या है? 3। 24,153 सही आंसर है 24,153। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 50वें नंबर का प्रश्न और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है। अरुण लड़की से कैसे संबंधित है? देखिए, अरुण यहाँ हो गया। अरुण ने बोला कि यह लड़की मेरी माँ की, यानी कि अरुण के माँ के ग्रैंडसन, यानी कि ग्रैंडसन यानी कि अरुण का यानी कि अरुण की पोते की पत्नी, तो यहाँ पे हो जाएगा पोता और उसकी ये वाइफ, ठीक है। यह मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है, तो यह अरुण से कैसे संबंधित है? तो अरुण क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे इस लड़की के, ठीक है, क्योंकि वो अपने बहू से पूछा जा रहा है कैसे संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ससुर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले सप्ताह शनिवार शाम 7 बजे। इसी समय शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।